हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक जो कि है ग्रोइंग डिबेट ऑन फेडरलिज्म एंड गवर्नर्स पावर। हाल ही में इंडिया में कई राज्यों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या गवर्नर्स को स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए बिल्स पर डिसीजन लेने के लिए टाइम लिमिट होनी चाहिए। ये डिबेट मेनली आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 200 क्या है, गवर्नर्स की पावर क्या है और इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। सबसे पहले हम इस इशू का बैकग्राउंड समझते हैं। पिछले कुछ वर्ष में कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये शिकायत की है कि गवर्नर्स स्टेट लेजिस्लेटर द्वारा पास किए गए बिल्स पर असेंट देने में काफ़ी डिले करते हैं। तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्यों ने ये कंसर्न रेज किया है कि कई बिल्स गवर्नर के पास मंथ्स या इवन ईयर्स तक पेंडिंग रहते हैं। इस सिचुएशन के कारण एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट शुरू हो गया है जो मेनली इंडियन फेडरलिज्म और गवर्नर की पावर्स की लिमिट से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 200 गवर्नर के एसेंट टू बिल्स से संबंधित है। जब स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी बिल को पास करती है तो वह बिल गवर्नर के अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। गवर्नर उस बिल पर डिसीजन लेते हैं और उसी के बाद वह बिल बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। आर्टिकल 200 गवर्नर को इस सिचुएशन में चार अलग अलग ऑप्शंस प्रदान करता है। गवर्नर का पहला ऑप्शन है गिव असेंट। इसका मतलब है कि गवर्नर बिल को अप्रूव कर देते हैं। जैसे ही गवर्नर असेंट देता है वह बिल ऑफिशियली लॉ बन जाता है जिसे हम एक्ट कहते हैं। ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस का फाइनल स्टेप माना जाता है। गवर्नर का दूसरा ऑप्शन है विथहोल्ड असेंट। इस सिचुएशन में गवर्नर बिल को अप्रूव करने से मना कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बिल लॉ नहीं बन पाएगा। हालांकि इस पावर का यूज़ बहुत रेयर सिचुएशन में किया जाता है। गवर्नर का तीसरा ऑप्शन है बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना। अगर बिल मनी बिल नहीं है तो गवर्नर उसे लेजिस्लेचर को रिकमेंडेशन के साथ वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर लेजिस्लेचर उसे बिल को फिर से पास कर देती है तो गवर्नर को असेंट देना अनिवार्य हो जाता है। गवर्नर का चौथा ऑप्शन है बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना। ये तब किया जाता है जब बिल सेंट्रल लॉ से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता हो या वह नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करता हो या उसमें इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज शामिल हो। ऐसी सिचुएशन में फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम सामने आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि गवर्नर को बिल पर डिसीजन लेने के लिए कितना समय लेना चाहिए। इसका मतलब है कि गवर्नर बिल को लंबे समय तक पेंडिंग रख सकते हैं। इसी वजह से कई बार लेजिस्लेटिव प्रोसेस में डिले और अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। इस सिचुएशन को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स पॉकेट वीटो भी कहते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब है कि कोई अथॉरिटी बिल को अप्रूव या रिजेक्ट किए बिना लंबे समय तक होल्ड करके रख ले। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती है। इस इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर आर्बिट्ररी तरीके से एक्ट नहीं कर सकते। गवर्नर को रीजनेबल टाइम के अंदर डिसीजंस लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एम्फसाइज किया है कि गवर्नर को सामान्यतः काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर एक्ट करना चाहिए, जो कि आर्टिकल 163 में प्रोवाइड किया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है पंजाब गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच का डिस्प्यूट। इसमें पंजाब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई क्योंकि गवर्नर ने असेंबली से जुड़े कुछ लेजिस्लेटिव मैटर में डिले किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर लेजिस्लेटिव प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अनुसार एक्ट करना चाहिए और इलेक्टेड गवर्नमेंट का सम्मान करना चाहिए। ये इशू इंडियन फेडरलिज्म से भी जुड़ा हुआ है।
इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर भी मौजूद है। गवर्नर को प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि आर्टिकल 155 में प्रोवाइड किया गया है। इसी कारण कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि कभी-कभी गवर्नर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, जिससे स्टेट ऑटोनॉमी प्रभावित हो सकती है। इस इश्यू को समझने के लिए कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और कमिटीज़ ने भी अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं। सबसे पहले सरकार या कमीशन, जो कि 1988 में था, उन्होंने ये कहा था कि गवर्नर को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का इस्तेमाल न्यूट्रल और इम्पार्शियल तरीके से करना चाहिए। गवर्नर को स्टेट पॉलिटिक्स में अननेसेसरी इंटरफेरेंस से बचना चाहिए। इसके बाद पूंजी कमीशन, जो कि 2010 में था, उसने भी इस विषय पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कमीशन का मानना था कि गवर्नर्स को बिल्स पर डिसीजन रिजनेबल टाइम के अंदर लेना चाहिए, ताकि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में अननेसेसरी डिले न हो। इन रिकमेंडेशंस का मुख्य उद्देश्य यही था कि गवर्नर का ऑफिस प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल रहे, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज का सेंटर ना बने। आज के समय में कई लीगल स्कॉलर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सजेशन है कि आर्टिकल 200 में गवर्नर के डिसीजंस के लिए क्लियर टाइम तय की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि गवर्नर को 3 मंथ्स के अंदर बिल पर डिसीजंस लेना चाहिए। इसके अलावा यह भी चर्चा हो रही है कि किन परिस्थितियों में बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व किया जा सकता है, इसे और स्पष्ट किया जाए। अगर ये रिफॉर्म्स लागू होते हैं तो इससे लेजिस्लेटिव प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इफ़िशिएंट बन सकता है। ये इश्यू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला प्रिंसिपल है फेडरलिज्म, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर बैलेंस को डिफाइन करता है। दूसरा प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के रोल्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि लेजिस्लेटिव डिसीजंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा लिए जाते हैं। इसीलिए गवर्नर के पावर्स और आर्टिकल 200 की इंटरप्रिटेशन सीधे तौर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को प्रभावित करती है। तो एट द एंड हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 200 से जुड़ा डिबेट केवल गवर्नर की पावर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंडियन फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को कुछ डिस्क्रेशनरी पावर्स देता है, लेकिन बिल्स को लंबे समय तक पेंडिंग रखना कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। इसी कारण आज कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्लियर गाइडलाइंस और टाइम लिमिट्स फ्यूचर में इस इश्यू को बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सकती है। इस तरह ये डिबेट हमें ये समझने में मदद करती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो समय के साथ इवॉल्विंग डिस्कशंस और रिफॉर्म्स के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है। Please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching video.